उत्तरकाशी में सेना रेस्क्यू मिशन और बुनियादी ढांचा बहाल करने में जुट गई है। रेस्क्यू अभियान से अब तक हजारों लोगों को मदद मिली है। सेना के जवान इस बीच कई लोगों के लिए देवदूत बन गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। चप्पे चप्पे पर मलबा, पहाड़ों के बीच फिसलन, धराली का जर्रा जर्रा कह रहा है तबाही की कहानी। क्या हुआ क्या नहीं, ये बस पहाड़ ही जानता है। इंसानों की बनाई बस्ती का यहाँ नामो निशान नहीं बचा। सैलाब के समय जो जहाँ थे या तो वहीं दब गया या फिर बह गया, मगर पहाड़ आज खामोश है, गांव खामोश हैं, दूर दूर तक वीरानगी है, जैसे प्रकृति अपने आप से बातें कर रही है, चुपके चुपके। यहाँ भारतीय सेना का राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। सेना की इंजीनियरिंग, खोज, चिकित्सा और संचार टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि सड़क संपर्क बहाल हो सके, फंसे लोगों को निकाला जा सके और स्थानीय लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। गंगोत्री उत्तरकाशी मार्ग के टूटे हिस्सों की सफाई और मरम्मत हो रही है। डूबे और टूटे सड़क के हिस्सों को जोड़ने के लिए 330 फीट का केबल वे भी तैयार किया जा रहा है। लापता सैनिकों और नागरिकों की तलाश के लिए 5 प्रशिक्षित खोजी कुत्ते, ड्रोन, जीपीआर और लेडार तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। धराली में 6 दिनों से राहत और बचाव दल की टीमें आपदा में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई हैं। जहां से लोगों को बाहर निकालने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वहां एनडीआरएफ की टीमें अब मलबे को तेजी से हटा रही हैं। देखिए क्या लिखें, क्या दिखाएं, क्या बताएं। हृदय विदारक दृश्य है, लाचार इंसाफ है, चारों तरफ अवशेष है। अभी जिंदगी की तलाश शेष है, इंतजार है चमत्कार का, मौत को परास्त कर अपनों के लौटाने का। धराली में जर्जर इमारतों के बीच लापता लोगों की तलाश की जा रही है। थर्मल इमेजिंग जैसे अत्याधुनिक कैमरों और तकनीक की मदद ली जा रही है। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए पहचानता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों के शव की पहचान की जा सकती है। इस बीच उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल समेत आसपास के इलाकों से तीर्थयात्रियों को निकालने का काम भी जारी है। तो हर्षिल और धराली को जोड़ने के लिए वैली ब्रिज को तैयार किया जा रहा है। वैली ब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। आप देखिए उत्तरकाशी से ताजा अपडेट क्या है। बादल फटा तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रलय आ गई। धराली में सैलाब इतनी तेजी से नीचे उतरा कि नदी से निकलने वाली छोटी छोटी धाराएं विकराल हो गईं। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहा कर ले गईं। अब हर्षिल और धराली को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे बेली ब्रिज का लेटेस्ट अपडेट देखिए। बेली ब्रिज को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इस ब्रिज से कुछ देर में आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस सेतु को तेजी से बनाने के लिए बीआरओ के साथ सेना की टीम भी लगी है। दरअसल धराली में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए गंगनानी की चुनौती को पार करना जरूरी है। गंगनानी में बीआरओ का पुल पूरी तरह तबाह हो जाने से धराली का संपर्क उत्तरकाशी से कटा हुआ है। लिहाजा अब इस बेली ब्रिज को दोबारा तेजी से बनाया गया है। बेली ब्रिज 7 हिस्सों में बांटकर ट्रकों के जरिए किसी तरह गंगनानी तक पहुंचाया गया। अब बेली ब्रिज लगभग पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के खुलते ही धराली तक सड़क मार्ग से राहत पहुंचाई जा सकेगी। और धराली में इमारतें पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई हैं। मलबा कई मीटर तक का जमा हुआ है। धराली से त्रासदी का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त को मलबे के साथ तबाही का जो सैलाब आया था, उसके बाद अब इस इलाके में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा देखिए। 5 अगस्त 2025 धराली में तबाही का नया वीडियो बेहद खौफनाक है। वीडियो में एक साथ मलबा आता दिख रहा है। तस्वीरों में मलबे के प्रहार से पूरी इमारत तबाह होते दिख रही है। लोग बचने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस दौरान कई मकान जमींदोज हो गए तो कई लोग मलबे का शिकार हुए। वीडियो में आपको कुछ लोग सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग रोज की तरह अपना काम करते दिख रहे हैं। तभी एक सैलाब आता है, सब कुछ बहा कर ले जाता है, जिसके बाद यहाँ कुछ बचता है तो सिर्फ तबाही। उत्तराखंड के धराली से तबाही की नई तस्वीर सामने आई है।
5 अगस्त को धराली में आई आपदा ने ऐसी तबाही मचाई जिसमें कई घर पूरी तरह दफन हो गए या पानी के तेज बहाव में बह गए। इस बीच फ्लैश फ्लड का नया वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़कों पर जा रहे थे। इसी बीच तेजी से एक सैलाब आता है जो कई मकानों और लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी बढ़ गई है। सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। हालांकि वक्त रहते गाड़ियां रोक दी गई हैं जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक पहाड़ के भरभरा कर ढहने की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां लैंडस्लाइड में पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह गया। पेड़ पौधों के साथ भारी मात्रा में मलबा नीचे सड़क पर गिरा जिससे सड़कें धराशायी हो गई। लैंडस्लाइड रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे 109 पर हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग कई मीटर तक धंस चुका है जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। मौके पर NHAI और पुलिस की टीम मौजूद है। सड़क पर से मलबे को हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी गाड़ियां रुद्रप्रयाग मुख्यालय से होकर गुजर रही हैं। रास्ते में जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं जो लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और वहीं हैदराबाद की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वीडियो हैदराबाद में हुए जल भराव का है। रास्तों पर करीब 4 फीट पानी भरा दिख रहा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास एक एम्बुलेंस और एक ट्रेवल बस पानी में फंस गई है। DRF के कर्मचारियों ने दोनों को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। कई इलाकों में कार, ऑटो और दूसरी गाड़ियां ऐसे ही फंसी नजर आए। सिकंदराबाद, तारनाका, कुकटपल्ली और माधापुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में गाड़ियां रेंगती भी दिखी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों को जल भराव की समस्या और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कोशिश करती दिखाई दी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग से सटे बंगाल की खाड़ी में फिलहाल लो प्रेशर बना हुआ है जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। और मूसलाधार बारिश के बाद दमोह शहर में एक बार फिर बारिश से हालात खराब हो गए। हालात ये बने हैं कि यहाँ की सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। मूसलाधार बारिश के बाद दमोह शहर के एक इलाके के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रास्तों पर नाव चलानी पड़ी। बाढ़ के पानी से लोग एक बार फिर परेशान नजर आए। हालात को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाला और रेस्क्यू टीम के अफसरों के साथ जलभराव वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कराया और उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जनजीवन सामान्य हो जाए, लोगों को कोई परेशानी ना हो। जितना जल्दी से जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरे चरण में हमारा एक व्यापक अभियान हम शुरू करेंगे जिसमें हम एक एक जगह जा कर के लोगों से बात करके कि कहाँ किस चीज़ के कारण प्रॉब्लम है और उसको बिल्कुल ठीक कराएंगे। प्रशासन ने सुभाष कॉलोनी इलाके में करीब 4 फीट तक पानी भर जाने से करीब 50 घरों को खाली कराया। खाली कराए गए घरों के लोगों को सामुदायिक और आंगनबाड़ी भवनों में ठहराया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। रामगंगा नदी में आई बाढ़ के कारण मुरादाबाद में खतरे की स्थिति बनी हुई है। कोसी और रामगंगा नदियों के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मुंडा पांडे और ठाकुरद्वारा तहसील के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह डूब गए हैं। आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। धान, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कम 4 फीट पानी है करीब। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद लोग हालातों की गंभीरता को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
प्रशासन लगातार लोगों को समझाने और जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी खतरे के निशान जर्नी लेवल से 330 सेंटीमीटर ऊपर है। समझा जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं मानते बच्चे, फिर भी आ जाते हैं कोई ना कोई। इधर वाराणसी की बात करें तो जलस्तर घटने के बाद कई इलाकों में मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया है। इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाराणसी में लगातार बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। कई इलाकों में पानी निकलने से मलबा दिख रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठहरे पानी और गंदगी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह होने का वो और भाप जो यहाँ से गर्मी से उड़ रही है तो बीमारियाँ फैलेंगी। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको सफा कराया जाए, यहाँ पे दवाई वगैरह छिड़काई जाए और यहाँ पे जो है जो लोग परेशान हैं और जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जो अंदर अभी भी पानी में फंसे हुए, उनकी जल्द से जल्द। गंगा के जलस्तर में 24 घंटे में 92 सेंटीमीटर की कमी आई है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा बेसिन के अपस्ट्रीम में पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला भी थमा नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। बाढ़ की वजह से किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, ये माना जा रहा है। और प्रयागराज शहर में बाढ़ का पानी घटना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई जगहों पर गंदगी और मलबा नजर आया, जिसे हटाने के लिए नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया है, जिससे कई इलाकों में पानी घट रहा है। हालांकि इससे रास्तों पर मलबे का ढेर दिख रहा है। नगर निगम गंदगी और मलबा हटाने के लिए कई इलाकों में सफाई अभियान चला रहा है। बाढ़ की स्थिति ठीक हो गया है, पानी कम हो गया है धीरे धीरे, और ये यहाँ कीचड़ मतलब है काफ़ी अभी ज़्यादा। बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों से निकलने से बाढ़ बढ़ने का खतरा टलता दिख रहा है। जिलाधिकारी ने नगर निगम को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे कि किसी भी बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। सिंचाई विभाग का बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। जलस्तर घटने के बावजूद हजारों लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित मदद पहुंचाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर कम होने के बाद पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने में समय लगेगा। और दिल्ली में भी यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बाढ़ का खतरा टल गया है। पिछले 2 दिनों से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर अब घटना शुरू हो गया है। नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से नीचे है। हरियाणा के हथनीकुंड से कम पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा टल रहा है। यमुना का जलस्तर 2 दिन पहले डेंजर लेवल को भी पार कर गया था। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में भीषण बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी के लिए चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है। खतरे का स्तर 205.3 मीटर है और 206 मीटर पर निकासी शुरू होती है। हरियाणा की ओर से भी हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से जलस्तर बढ़ रहा था। बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया था। दिल्ली सरकार ने हालात को देखते हुए यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं, जिससे पानी के बहाव में सुधार हुआ है। सरकार और अधिकारियों का कहना है कि जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पानी कम हो रहा है, लेकिन सावधानी जरूरी है। दिल्ली से खबर है, यहां पर चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। थार से शराब की बोतल भी मिली है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने सड़क पर पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टक्कर इतनी तेज थी कि थार के आगे का पहिया निकल गया। जोरदार टक्कर के बाद घंटों तक सड़क पर लाश पड़ी रही, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी चलाते समय उसकी आंख लग गई थी। थार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस जांच कर रही है कि अभियुक्त ने शराब पी थी या नहीं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
नई दिल्ली में थार ने 2 लोगों को कुचल दिया है, उसमें से एक की मौत हो गई है और वो तस्वीरें मैं आपको थार की दिखा रही हूँ। जिस थार ने लोगों को कुचला उसमें से देखिए एक शख्स की मौत हो चुकी। जो गाड़ी जो चला रहा था उसके बगल में देखिए ड्राइविंग सीट के पास में एक आपको बियर की बोतल नजर आएगी और एक यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी बोतल जो शराब की है। तो ये दोनों जो आप बोतल देख सकते हैं गाड़ी में दिख रही हैं, बाकायदा रखी हुई हैं। हालांकि उसने जो बोला है पुलिस के सामने कि मुझे नींद आ गई थी बीच में। और दिल्ली में इन दिनों एक नए गैंग का आतंक बढ़ रहा है। ये गैंग रेनकोट पहनकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। रिपोर्ट देखिए। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें, वीरान गलियां और सन्नाटे को चीरता रेनकोट गैंग। तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मीनगर की हैं। रेनकोट गैंग का स्टाइल अलग है। ये गैंग रेनकोट पहनकर चोरी करने के लिए निकलता है। पहले रेकी करता है, पूरा प्लान बनाता है और फिर योजना के तहत चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। इन चोरों की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। इस रेनकोट गैंग ने दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन 20 से 25 लाख की चोरी की। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में चोरों ने पहले इस घर की रेकी की और फिर इस घर से इस गैंग ने ज्वेलरी समेत करीब 25 लाख के कीमती सामान पर हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, घर में कोई मौजूद नहीं था। रक्षाबंधन होने की वजह से फैमिली घर पर नहीं थी। अब चोरी की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में चोर बिल्डिंग में दाखिल होते दिख रहे हैं। उन्होंने चालाकी के साथ बिल्डिंग की लाइट भी ऑफ की और फिर बिल्डिंग में रहने वाले बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद चोरों ने इस घर में रखे कीमती सामान को साफ कर दिया। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां इंदौर से कटनी जा रही ट्रेन से एक युवती रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पुलिस उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। अर्चना तिवारी गुरुवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच की बर्थ नंबर 3 पर सफर कर रही थी। वो इंदौर से कटनी जा रही थी। जब ट्रेन कटनी पहुंची तो बर्थ पर वो नहीं मिली, जबकि बैग और राखी वहीं रखा मिला। इस घटना के बाद कटनी में मौजूद परिजनों ने रेलवे पुलिस को सूचना दी और रेल मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। अर्चना तिवारी है, ये अपने मंगल नगर कटनी के रहने वाली हैं। तो ये इंदौर में अपना सिविल जज की तैयारी करना है और वकालत भी करती थी। तो ये रक्षाबंधन के उसमें नर्मदा एक्सप्रेस के AC B3 के बर्थ नंबर 3 में इनका रिजर्वेशन। तो इंदौर से बैठी थी और इनकी जो चाची हैं, इन्होंने रात में 10:15 बजे फोन लगाया तो उस समय में बात चल रही थी। अर्चना की अपनी मां से आखिरी बातचीत गुरुवार रात 10:16 पर हुई थी, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल की आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट राजनीतिक समर्थन से सैनिकों का मनोबल बढ़ा। But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. Of course, then 25th, we visited the Northern Command, as you're aware, that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. और बड़ी खबर, ट्रंप टेरिफ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बिना नाम लिए उन्होंने बयान दिया, जवाब भी दिया कि भारत के विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है।
उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं। भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, ट्रंप टैरिफ थ्रेट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझने लगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह की तरफ से यह बड़ा जवाब माना जा सकता है। भारत के विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। भारत जिस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, उससे कहीं ना कहीं एक तरह की चिढ़ देखी जा रही है और कुछ लोग दुनिया का बॉस समझने लगे हैं खुद को। अमेरिका को यह बड़ी नसीहत है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर भारत की तरफ से इसे दिया गया जवाब माना जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं। भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। और ना सिर्फ टैरिफ थ्रेट पर, ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर आतंकियों को मारा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ कर लोगों को मारा, तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कुलगाम में भी 10वें आतंकी के साथ एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना और आतंकियों के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ जारी है। आज किश्तवाड़ में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि किश्तवाड़ के दुल इलाके में 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कुलग्राम के अखल के जंगलों में पिछले 10 दिनों से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अखल के जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। लगातार फायरिंग हो रही है। ऑपरेशन अखल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अंजाम दे रही है। इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि आतंकी यहां से भाग नहीं सके। और बेंगलुरु में पीएम मोदी ने एक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोग प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल हुए और उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु से। कर्नाटक को कई बड़ी सौगातें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई और उसके बाद देखिए रोड शो में सड़क के दोनों तरफ किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए उमड़े नजर आए।
वहीं अमृतसर से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है और अमृतसर से कटरा के बीच ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 5 घंटे 35 मिनट में ही अब सफर कर पाएंगे लोग और अब उनका इंतजार भी कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन जो है वो कटरा से अमृतसर को चलेगी और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसमें हम सफर कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए भारत माता की जय के जय घोष किस तरीके से यहाँ पे स्कूली बच्चे लगा रहे हैं। ये वही ट्रेन है जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बच्चों में जोश है, लोगों में जोश है। ये दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार विकास हो रहा है। रेल मार्ग के जरिए हर एक प्रदेश, हर एक जगह को जोड़ने की कोशिश जो है वो रेलवे कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कटरा और अमृतसर को एक नई वंदे भारत मिल चुकी है। इससे पहले कश्मीर घाटी तक मैं ट्रेन गई थी, क्या कहना चाहिए? वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकती। जब भी चेनाब से जब ट्रेन क्रॉस होती है हमारी कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस, रोंगटे खड़े होते हैं लिटरली। मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया उसका, बहुत सुपर एक्सपीरियंस रहा है। और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में किसी सही वोटर का नाम लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा। हलफनामे में कहा गया है कि बिना पूर्व सूचना सुनवाई का अवसर दिए वोटर लिस्ट से नाम किसी का नहीं कटेगा। आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि योग्य मतदाता का नाम लिस्ट में रहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है पीयूष, और कहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया है कि जो योग्य मतदाता हैं उनका नाम लिस्ट में रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। क्या जानकारी मिल रही है इस हलफनामे पर? अदालत का रुख आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल समीर, देखिए 2 हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। एक एडीआर की ओर से जो कहा गया था कि जिन मतदाताओं को सूची से हटाया गया है, यानी कि 65 लाख यानी कि मर चुके और विस्थापित हो चुके या दूसरे शहरों में जा चुके, उनका नाम हटाया गया, उनकी लिस्ट भी हमें सौंपी जाए। तो चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है कि नियमों के तहत वो सूची नहीं सौंपी जा सकती। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया है और अगर किसी को हटाया जाना है या जोड़ा जाना है तो उसको पूरी प्रक्रिया का निर्वहन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी खामी कहीं होने की उम्मीद नहीं है और एसआईआर प्रक्रिया में ये सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। जी समीर। शुक्रिया पीयूष आपका। योग्य वोटर का नाम लिस्ट में रहेगा, किसी भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, यह भरोसा दिलाया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि सुनवाई का भी पूरा अवसर दिया जाएगा ऐसे मतदाताओं को जो कि अपना डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पा रहे हैं।